नमस्कार दोस्तों, हम देखते हैं आज के वीडियो में हमने देखा 1865 में जब मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में बताया और उसके नियम दिए, उसके बारे में जानकारी लोगों को दी अपने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग करके। लेकिन उसके बाद एक लंबे समय तक ऐसा रहा कि 1865 से और सन 1900 तक उनके बारे में कोई ज़्यादा ना तो रिसर्च की गई और ना ही उनके बारे में और ज़्यादा खोजबीन की गई। तो फिर उनकी रीडिस्कवरी कैसे हुई, मेंडलिज्म की, उसको दोबारा कैसे खोजा गया। उसमें 3 वैज्ञानिक थे, लगभग 35 वर्षों तक ये रिसर्च पड़ा रहा और उसकी रीडिस्कवरी हुई जब सन 1900 में ह्यूगो डी ब्रीज। अब इसमें ये तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनको दोबारा से अध्ययन किया और जो उनका ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जो उनका लेख प्रकाशित हुआ था मेंडल का, ग्रेगर जॉन मेंडल का, उसके बारे में जब लोगों ने जाना कि भाई ये चीज़ तो पहले मेंडल ऑलरेडी खोज चुके हैं, तो उन्होंने वापस से उसको प्रतिस्थापित किया, एक तरह से उसकी रीडिस्कवरी की। तो ये थे कौन हमारे, एक तो ह्यूगो डी ब्रीज। तो याद रखने के लिए ब्रीज, कार्ल कॉरेंस और शेरमक। इरिक वान शेरमक पूरा इनका नाम है, लेकिन ये इतना सा ही काफ़ी है कि हमें याद रखने के लिए, एरिन वार शेरमक। अब इन तीनों वैज्ञानिकों ने सन 1900 में अलग अलग स्वतंत्र प्रयोग किए। ये तीनों ऐसा नहीं एक ही जगह के थे, अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य किया और फिर 1900 ईस्वी में वापस से इसकी जानकारी लोगों को दी, जब पता चला भाई मेंडल ने ये सारे नियम पहले ही दिए हुए हैं और इनके बारे में ये एक तरह से रीडिस्कवरी कहलाई, पुनर्खोज कहलाई। अब हम आगे देखेंगे इसमें आनुवांशिकी की जो शब्दावली है, जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हम जानेंगे। जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में उसके शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण अपना कह सकते हैं स्थान होता है, जिसकी वजह से हमें उसको पढ़ने में, उसको समझने में सहायता मिलती है। तो अब हम जानेंगे आनुवांशिकी शब्दावली। अब इसकी शुरुआत में सबसे पहला वर्ड आता है जीन। इसको हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ग्रीक भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीन। अब ये जीन क्या होते हैं, ये एक तरह से हम इनको कह सकते हैं किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला एक कारक या फैक्टर, जो मेंडल द्वारा इसको उपयोग में लिया गया था और जॉनसन ने इसको जीन नाम दिया था। ये नाम किसने दिया था, जॉनसन ने। जॉनसन ने इनको जीन नाम दिया था। इसके बाद दूसरा आता है इसमें एलिलोमार्फ और एलाइल, यानी युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। यानी कि एक पौधे में कोई लंबेपन का जीन है तो उसके साथ में बौनेपन का भी उपस्थित रहेगा, लेकिन जैसा कि मेंडल ने बताया था कि उसमें वो अपने आप को डोमिनेंट कौन सा रखेगा, लंबापन का। तो ये इस तरह से युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ होते हैं। अब इसमें आता है हमारा समयुग्मजी, या जिसे कहेंगे हम होमोजाइगोन्स। अब ये समयुग्मजी या होमोजाइगोन्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, समयुग्मजी जो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, उसे समयुग्मजी कहेंगे। यानी एक पौधे में स्वतंत्र रूप से दोनों ही जीन जब समान हो, यानी जैसे मटर के पौधे की बात करते हैं तो लंबेपन के, और या फिर हम बात करते हैं तो बौनेपन के, दोनों जीन जब समान है तो वो समयुग्मजी
कहलाएंगे। इसके बाद इसमें हमारी अगली टर्म आती है समयुग्मजी के बाद में विषम युग्मजी। जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो ये हमें काफ़ी मदद करेंगी। इनको बार बार ये टर्म्स आएंगी तो हमें उस समय कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इसमें जैसे एक तो है लंबेपन का और एक उसके साथ में बौनेपन का जीन उपस्थित है, तो ये युग्मजी या विकल्प जो हमारे विकल्पी रूप में युग्म है वो अलग हो गया, तो ये विषम युग्मजी कहलाएगा। अगला आता है हमारा लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, जिसमें लक्षण प्रारूप की हम बात करते हैं तो यानी वो लक्षणों को दर्शाने के लिए ये लक्षण प्रारूप एक तरह से वो कैसे लक्षण दर्शाएंगे, तो इसे कहेंगे हम लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, जो किसी सजीव की बाह्य प्रतीति यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस को लक्षण प्रारूप कहा जाता है। जैसे लंबे पौधे हैं, समयुग्मजी हैं या विषम युग्मजी, दोनों तरह के हो सकते हैं। पौधा लंबा है लेकिन बौनेपन का साथ में है, और एक पूरा लंबा है और उसमें दूसरा जो युग्म के रूप में है दूसरा लक्षण वो भी लंबेपन का है, लेकिन ये दोनों ही पौधे लंबे होंगे तो हम इसको कह नहीं सकते। उनका जो फिनोटाइप है यानी उनके जो सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं नॉर्मली हम देख रहे हैं वो एक जैसे होंगे, लेकिन उनमें दूसरा प्रारूप साथ में उपस्थित रहेगा। अब इसमें अगला आता है, अभी हमने बात की थी लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप की, अब हम देखते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप। यहाँ पर तो इनके लक्षण थे वो समान दिख रहे थे, लक्षण समान होते हुए भी उनके अंदर जो जीन प्रारूप है वो अलग अलग प्रकार का है, यानी एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। तो जिसमें दोनों ही एक जैसे हैं इसे शुद्ध रूप कहा जाएगा, और जब लक्षण अलग अलग हैं, एक लंबा है एक बौना है या फिर हम कलर का भी ले सकते हैं, वो अशुद्ध जीनोटाइप कहलाएगा। ये मेंडलवाद को जब हम समझेंगे उस समय ये सारे टर्म्स हमें आवश्यक होंगी और इन्हीं से हमें मदद मिलेगी। अब आता है प्रभावी लक्षण, कि प्रभावी लक्षण कौन सा है। तो हमने जो लक्षण प्रारूप में या जीन प्रारूप में बात की थी ये उसी पर आधारित है, जिसमें हम प्रभावी लक्षण, अब इसमें हम बात करें तो अभी जैसे हमने बात की थी कि हमारे जो गैमेट्स हैं या युग्मक हैं जिनमें एक लंबेपन का है एक बौनेपन का है, लेकिन पौधा फिर भी लंबा ही होगा, वो F2 जनरेशन में जाकर के हमें फिर अलग से दिखाई देंगे, उससे पहले ये हमें दिखाई नहीं देंगे। तो इनको F1 पीढ़ी में ये प्रभावी लक्षण वही रहेगा। प्रथम पीढ़ी में जो पेरेंटल के बाद फर्स्ट जनरेशन आएगी F1, उसमें लक्षण डोमिनेंट है वही दिखेगा, शुद्ध रूप है लेकिन उसमें जो लंबेपन का है वही दिखाई देगा F1 पीढ़ी में। अब इसमें अगला आता है अप्रभावी लक्षण। अब अप्रभावी लक्षण में जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो जीन प्रारूप में हम कह रहे हैं इसको कि एक शुद्ध रूप है और एक अशुद्ध रूप है, लेकिन जो अपने आप को दर्शा नहीं पा रहा है, उसके सिम्टम्स सामने नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने आप को अप्रभावी कहलाएगा और F1 पीढ़ी में ये दिखाई नहीं देंगे। F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देंगे, F2 पीढ़ी में जाकर के ये स्वतंत्र होंगे, अलग होंगे। तो कुछ पौधे अगर ये जीनोटाइप लेके हम क्रॉस करवाते हैं तो कुछ पौधे लंबे होंगे और कुछ बौने होंगे, उसमें से भी जीन प्रारूप में शुद्ध या समयुग्मजी और अशुद्ध या विषम युग्मजी भी होंगे और शुद्ध रूप में बौने अलग हो जाएंगे। अब इसमें अगला आता है एक संकर संकरण। अब हम इसमें कह सकते हैं कि सिर्फ एक लक्षण के आधार पर जब हम क्रॉस करवाते हैं किसी पौधे में, तो जो हमें
एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे एक संकर संकरण। और इसके बाद इसमें द्विसंकर संकरण। जब दो लक्षणों के आधार पर संकरण करवा करके और उनकी क्रॉस करवा करके जब अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाएगा द्विसंकर संघ है। इसी प्रकार से इसमें अगला स्टेप आता है त्रिसंकर संकरण। यानी 3 लक्षणों को लेकर के और जब संकरण करवाया जाता है और उनसे जो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं उस स्थिति में त्रिसंकर संकरण। और फिर इसमें संकरण की अगली स्टेज आती है बहुसंकर, यानी कई सारे लक्षणों के आधार पर। अब ये सारी क्या है टर्मिनोलॉजी हमारे आगे काम में आती है। अब इसमें अगला आता है हमारे परीक्षण संकरण। यानी जब टेस्ट के लिए इसमें किया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ जब किया जाता है तो वह कहलाएगा परीक्षण संकरण। और संकर पूर्वज या पश्च संकरण, अब ये संकर पूर्वज क्या है, यानी कि हम इसकी जब बात करते हैं संकर पूर्वज तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है। यानी कि F1 जनरेशन प्राप्त कर ली और जो पहले जो गैमेट्स थे जिसमें हम कह सकते हैं मदर गैमेट्स थे उनका वापस से संकरण करवाया जाए तो उसको पश्च संकरण या संकर पूर्वज कहते हैं। फिर इसमें अगला आता है हमारे संकर पूर्वज के बाद में व्युत्क्रम संकरण। अब ये व्युत्क्रम संकरण क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि हमारे व्युत्क्रम संकरण में क्या करते हैं कि जिसमें ए पादप यानी कि जिसमें दोनों ही शुद्ध रूप में गैमेट्स हों, यानी कि जैसे मान लीजिए लंबेपन का है तो दोनों ही कैपिटल टी हैं को नर कहेंगे। और बी पादप जिसमें दोनों स्मॉल टी हैं यानी प्योर बोना और एक प्योर लंबा, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, उनको मादा जनक के रूप में जब प्रयुक्त करके और संकरण करवाएंगे तो जो हमें दूसरे संकरण में ए पादप कैपिटल टी को मादा और बी को स्मॉल टी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। यानी अगली बार उनकी कंडीशंस बदल दी जाएंगी तो उसे कहेंगे व्युत्क्रम संकरण। और फिर इसमें अगला आता है हमारे जनक पीढ़ी। अब ये जनक पीढ़ी में क्या होता है कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। फिर इसमें अगला है F1 पीढ़ी। तो आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगली टर्मिनोलॉजी आती है हमारे F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन या फर्स्ट फेलाइल जनरेशन, जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनसे F1 पीढ़ी को प्राप्त करना। मदर फादर से या पेरेंटल पीढ़ी से प्रथम पीढ़ी को प्राप्त करना। और F2 पीढ़ी ये अगले F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त जो संतति होगी उसे F2 पीढ़ी कहेंगे। अब इसमें अगला आता है हमारे एक संकर अनुपात। अब ये एक संकर अनुपात क्या होता है
एक संकर अनुपात का मतलब है कि एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। यानी जब हम एक लक्षण के आधार पर जो अनुपात प्राप्त करेंगे उसे वो अनुपात एक संकर अनुपात कहलाएगा। अब दूसरा है द्विसंकर अनुपात, यानी इसका मान लीजिए अंतिम बिंदु। इसके बाद फिर हम इसमें अगले वीडियो में जानेंगे मेंडल के वंशागति के क्या नियम हैं। अब द्विसंकर अनुपात की बात करें तो इसमें आधार रहेगा एक संकर के विपरीत, यानी कि द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। तो जुड़े रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS पर।